everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हम कवर कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का 6th एडिशन भारत की राजव्यवस्था, जिसमें हम कवर कर रहे हैं संवैधानिक ढांचा। ठीक है, इस बुक का पार्ट फर्स्ट भाग 1 हम कवर कर रहे हैं और भाग 1 में संवैधानिक ढांचा है, जिसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स जैसे कि हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कवर कर लिया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर वो टॉपिक्स थे जैसे इतिहास के अंदर जो कानून अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किए गए थे, उन कानूनों को हमने पढ़ा, क्योंकि उन कानूनों की कुछ उपयोगिता है हमारे संविधान के अंदर, कुछ उनका प्रभाव पड़ा है हमारे संविधान पर। तो इसीलिए अंग्रेजों के कानूनों को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो 1773 से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक हमने सारे के सारे कानून अच्छे से पढ़ लिए थे। अब हम कवर कर रहे थे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कवर करते हुए हमने संविधान सभा की मांग को कवर कर लिया था और गठन को कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली को। ठीक है, कार्यप्रणाली को जानने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ही आपके समझ में आएगा। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, जब तक हमें लाइंस के अंदर इमोशन नहीं जुड़ेंगे ना, फीलिंग्स नहीं जुड़ेंगी, तब तक वो लाइंस अच्छे से याद नहीं रहेंगी। फिल्म कैसे लर्न हो जाती है, फिल्म एक बार में देखते ही हमें पूरी की पूरी स्टोरी याद हो जाती है। 3.5 घंटे की है ना, 3-3.5 घंटे की मूवी आराम से याद हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इमोशंस होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बिना इमोशन के कोई भी एक्टिविटी हो जाती है, सारी एक्टिविटी के अंदर इमोशन होते हैं। तो उसी तरीके से आज हम इसको कवर करने वाले हैं। बने रहिए। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के अबाउट में जाके मिलेगा। ओके, समझते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। और उस वक्त देखो 1946 चल रहा है और हमें पता है कि पाकिस्तान अलग हुआ था 1947, हमारी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही, 14 अगस्त है ना 1947 को। तो 1946 का वक्त चल रहा है। तो उस वक्त क्या हुआ था, मोहम्मद जिन्ना जो थे उन्होंने इस बात पर पूरा जोर दे रखा था कि हमें अलग पाकिस्तान का निर्माण करना ही करना है। तो जब पहली बैठक, भारतीय संविधान की पहली बैठक होनी थी 9 दिसंबर 1946 को, तो पूरी मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। जब ये बहिष्कार कर दिया तो सदस्य मुस्लिम लीग को मिलाकर 389 थे। टोटल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? 389 थे। लेकिन मुस्लिम लीग बोली हमें तो भारतीय संविधान सभा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो इस सभा में बैठेंगे ही नहीं, हमें तो पाकिस्तान दे दो। सीधी सी बात है, पाकिस्तान दे दो और हम अपने पाकिस्तान के संविधान का निर्माण करेंगे। तो जब ये वो बैठक का उन्होंने बहिष्कार कर दिया तो सदस्यों की संख्या गिरी 211 तक। ठीक है, तो सभी सदस्य कितने रह गए? 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था पहली भारतीय संविधान सभा की बैठक में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 9 दिसंबर 1946 को 211 लोगों ने, ठीक है, 211 लोगों ने हिस्सा लिया था भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में। तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो सदस्य सबसे बड़े थे, सबसे बड़ी उम्र के अंदर थे, तो उनको तजुर्बा भी ज़्यादा था। तो इसीलिए जैसे कि फ्रांस के अंदर जो सबसे बड़ी उम्र के होते हैं उन्हें अस्थायी सदस्य घोषित कर दिया जाता है। अस्थायी यानी कि परमानेंट नहीं घोषित किया जाता। तो सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिए थे। उसी तरीके से डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी, इनको सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए थे। यानी एक अध्यक्ष था और 2 उपाध्यक्ष थे। अब इतनी बात आपको याद रहेगी। ठीक है, ये फैक्ट है, फैक्ट याद करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। ओके, ये थे सभा के इंपॉर्टेंट व्यक्ति। अब हम जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम सब जानते ही हैं। वैसे तो थोड़ी बहुत बात तो सभी ने सुनी होती है। उद्देश्य प्रस्ताव हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। ठीक है, 13 दिसंबर, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी कि हमारा जो संविधान होगा वो किस तरीके का होगा। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पहले ही बता दिया था
कि हमारा संविधान जो होगा वो किस पर आधारित होगा, ठीक है, हमारे क्या लक्ष्य हैं, उन्होंने ये घोषित कर दिया था इस उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए, ठीक है। वो कहना चाहते थे कि हम अब बैठे हैं, अब हम अपने भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि भविष्य में जो हमारी जनता है उनको कोई भी जैसे पहले दुख दर्द झेलना पड़ा वैसा दुख दर्द आगे चल के ना झेलना पड़े, इसीलिए हम सभी को अपनी मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का संविधान का निर्माण करेंगे कि सभी लोग बराबर का अधिकार प्राप्त कर सके। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर हमें बहुत सारी घोषणाएं देखने को मिलती है, क्या क्या घोषणा के अंदर कहा गया वो सब हम सीरीज वाइज समझते हैं, ठीक है। यह संविधान सभा भारत को एक संप्रभु राज्य गणराज्य घोषित करेगी। कुछ कुछ बातें हैं, देखिए उसको समझना जरूरी है। जो ये संविधान सभा है भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करेगी, ठीक है, स्वतंत्र और संप्रभु, क्लियर है। स्वतंत्र कह रहे हैं कि जो संविधान सभा जो हम बिठाएंगे, जो संविधान का जब हम निर्माण करेंगे तो वो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करेंगे और संप्रभु देश के संविधान का निर्माण करेंगे, यानी कि भारत पर अब किसी का कोई है ना अधिकार नहीं है, भारत के लोगों के अलावा, भारतीयों के अलावा भारत पर किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है, और किसी का बाहरी दबाव नहीं है, संप्रभु गणराज्य है, ठीक है, तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। तो संविधान सभा किसकी घोषणा कर रही है? स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र और संप्रभु भारत की, और भारत के भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए कि भविष्य के अंदर प्रशासन कैसे चलेगा, उस पूरे प्रशासन की प्रक्रिया संविधान सभा के द्वारा की जाएगी, क्लियर है। उसके अलावा कहा गया कि ब्रिटिश भारत के अंदर, तो अब ये भारत बनेगा कैसे, जो भारत है उसके अंदर शामिल कौन कौन होगा, किन किन क्षेत्रों के ऊपर भारत का शासन चलेगा, ये बात कहेगी। कहा गया कि जो ब्रिटिश भारत में जितने भी शामिल क्षेत्र हैं जिन पर ब्रिटिश सरकार का पूरा सीधा सीधा कब्जा था ना, उन सभी क्षेत्र को, ठीक है, भारतीय राज्य जितने भी शामिल होना चाहते हैं, जितने भी राज्य हैं वो सब, और भारत से बाहर अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो भारत के अंदर आकर शामिल होना चाहता है वो क्षेत्र ब्रिटिश, ठीक है, और भारत की जो प्रांतीय रियासतें थी यानी भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, और भारत से बाहर का भी कोई अंग अगर भारत में आकर शामिल होना चाहता है तो वो हो सकता है। ऐसा कहने के पीछे क्या कारण था कि ये सब लोग हमारे भारत के संघ का हिस्सा होंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, ठीक है ना, हिस्सा होंगे। हम किसी के साथ में कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, हम किसी के साथ में कोई समझौता नहीं करने की 4-5 साल के लिए आप हमारे साथ ऐड हो जाइए, कोई बात नहीं, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप अलग हो जाना, ठीक है ना, बस एक ये कोई हमने उनके साथ में कोई समझौता नहीं किया है। वो अगर एक बार हमारे देश में शामिल हो गए तो उनको हमारे देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये बात कहनी जरूरी थी क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों द्वारा कुछ ऐसी बातें कर दी गई थी, कहा गया था कि पाकिस्तान का निर्माण चलो कर दिया गया, ठीक है, कहा गया पाकिस्तान का निर्माण और भारत का निर्माण। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर देसी रियासतें चाहती हैं तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे भारत में मिल जाए, चाहे वो जाकर अपना अलग देश बना ले। तो इसी डर से कि सभी जो रियासतें हैं वो अलग ना हो जाएं, भारत के बहुत सारे टुकड़े ना हो जाएं, इसी बात के डर से उस वक्त के जो हमारे बुद्धिजीवी थे उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, एक बार शामिल होने के बाद में उनको बाहर अलग होने की कोई इजाजत नहीं मिलेगी, क्लियर है। जितने भी ये क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा करेगी, ठीक है। इसके लिए जितने भी नियम होंगे उनके अनुसार वो चाहे तो उसकी अवशिष्ट शक्तियां भी उनको दे देंगी, राज्यों को दे देंगी, प्रशासन का संचालन कैसे चलना है, ठीक है। इन शक्तियों को छोड़कर जो जो संघ के पास में है, जो जो केंद्र के पास में है, उनको छोड़कर सभी जो शक्तियां हैं वो राज्य को दे देंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आज राज्यों के अंदर सिस्टम जो चल रहा है वो राज्यों की सरकारों के आधार पर चलता है। जैसे राज्य सरकार को लगता है कि किस तरीके से हमारे राज्य का संचालन करना है वो राज्य सरकार करती है, लेकिन केंद्र सरकार के जो रूल होते हैं, जो उनकी शक्तियां होती है, उसके बीच में जाकर राज्य सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। यही बात उन्होंने कही है। इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकती? अगर राज्य सरकारें जाकर केंद्र की सरकार के अंदर इंटरफेयर करेगी शक्तियों में तो आपसी टकराव होगा, है ना, और हम नहीं चाहते कि आपसी इतना टकराव हो जाए कि देश जो राज्य है वो अपना अलग होने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों को
उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर शामिल किया गया। फिर बात आती है संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग सरकार के सभी स्रोत भारत की जनता होगी। कहने की बात यह है कि संप्रभु भारत जो है, मतलब स्वतंत्र और संप्रभु भारत की जितनी भी शक्तियां हैं, देश के अंदर जो भी सरकार है, देश के अंदर जो प्रशासन चला रहा है, उनको जो शक्ति मिल रही है वो संविधान से मिल रही है। ठीक है, सभी को शक्ति कहाँ से मिल रही है? संविधान से मिल रही है। न्यायपालिका को शक्ति कहाँ से मिल रही है? संविधान से। संसद को किससे मिल रही है? संविधान से। ठीक है, जितने भी यहाँ पर हमारे कोई भी सरकारी सिस्टम जो चल रहा है वो उसको शक्तियाँ कहाँ से मिल रही है? सीधी शक्तियाँ मिल रही है संविधान से। लेकिन संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिल रही है? भारत की जनता से। तो क्लियर है, कहा गया कि सबसे सर्वोच्च कौन होगा? भारत की जनता होगी। भारत की जनता से सर्वोच्च कोई नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ऐसा क्यों कहा गया? ताकि जनता का शोषण ना हो जाए बहुमत की सरकार के द्वारा। ओके, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास और संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। इन्होंने भविष्य की बात की। यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर इन्होंने कहा कि हम संविधान के निर्माण के आधार पर हम चाहते हैं कि भारत के लोगों को न्याय मिले। किसके आधार पर? सामाजिक न्याय भी मिले, आर्थिक न्याय भी मिले और राजनीतिक न्याय भी मिले। उनको कभी भी अन्याय का सामना ना करना पड़े संविधान के आधार पर। ठीक है, फिर स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये सुरक्षा, स्वतंत्रता और न्याय किसके आधार पर? संविधान के आधार पर। ठीक है, संविधान के अंदर ऐसी बातें लिख दी गई है जिससे जनता का शोषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को अवसर की समता मिलेगी, सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे। विधि के समक्ष समता, यानी कानून के सामने सब एक बराबर होंगे, कोई जात पात नहीं होगी, कोई अमीर गरीब नहीं होगा। विचार और अभिव्यक्ति, सभी लोग अपने विचार रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं सरकार से। और संगठन बनाने की स्वतंत्रता और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि संविधान की सभा ने अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर दिया कि हमारे ये लक्ष्य हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर कहा गया जो पिछड़े वर्ग हैं उनको और पिछड़ापन ना देखने को मिले, वो भी अपने लोगों के साथ मिलकर चले, मुख्य धारा में मिलकर चलें। ठीक है, मुख्य धारा में मिलकर चलें। पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए और जनजातीय क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान सभा में इस बात का प्रस्ताव रखा गया था। क्लियर है। फिर कहा गया था कि संघ की एकता को, यानी पूरा का पूरा भारत जो है, पूरा का पूरा जो भारत है वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। तो संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, तो एकता को बनाए रखना है हमेशा के लिए, तो इसके भू क्षेत्र, समुद्र और वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सभ्य देश कैसा होता है ना? सभ्य देश दूसरों को भी ना परेशानी हो। ठीक है ना? सभ्य देश के न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी एकता को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि कोई आकर यहाँ पर ऐसी बातें ना करे कि तुम इस धर्म के हो, तुम इस समाज के हो, तुम्हारी भाषा ये है, तुम्हारा नृत्य ये है। इस बात पर कोई एकता के अंदर खंडता ना कर सके। इसीलिए भू क्षेत्र, समुद्र और वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि हमारे लोगों को कोई तोड़ ना सके आपसी भेदभाव के द्वारा। क्लियर है। और कहा गया इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार प्रदान किया जाएगा, उचित स्थान दिलवाया जाएगा, विश्व में शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसमें योगदान को सुनिश्चितता दी जाएगी। यानी कि हमारा भारत देश, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि इस प्राचीन भूमि को, हमारी भारत की प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान तो दिलवाया ही जाएगा, लेकिन हमारा देश हमेशा विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने में योगदान सुनिश्चित करेगा। हमेशा से हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमारी वजह से या हमारी ऐसी कुछ बातें ना हो जाए जिससे विश्व शांति और मानव कल्याण को, है ना, हताशा हो। ठीक है, तो
ये सब जो बातें थी ये पहले ही उस वक्त 1946 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत कर दी गई थी। तो इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन आया कब था? आया था 13 दिसंबर, यानी कि प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अगले ही महीने। तो क्लियर है। तो इस संविधान स्वीकार कर लिया था। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। तो हमारा संविधान भी तो ये ऐसे ही बना हुआ है ना, कि कैसा होगा? संघ होगा, है ना, सभी को एक बराबर अधिकार मिलेंगे, कोई भी राज्य केंद्र की शक्तियों के बीच में जाकर केंद्र के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना। देश हमारा संप्रभु और स्वतंत्र है, सभी को शक्तियां विभाजित करके काम दिया जाएगा, पिछड़े वर्गों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए काम किया जाएगा, संगठन बनाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, और आज भी हम विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए कार्यरत हैं, है ना। तो ये इसका परिवर्तित रूप संविधान की प्रस्तावना बन गई थी, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को थोड़ा बदलकर संविधान की प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया था। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो का PDF का पासवर्ड है 245। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।